नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा की रणनीति सामान्य अध्ययन पेपर 2 पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में पेपर 1 की रणनीति एवं सिलेबस एवं उससे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे पेपर 2 का सिलेबस, पेपर 2 की रणनीति क्या होनी चाहिए एवं किस किस खंड से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं और कौन कौन से खंड पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, यदि बीपीएससी के सिलेबस को देखा जाए पेपर 2 का, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। दोस्तों, जिस तरह से पेपर 1 के सेक्शन 1 में 15-16 टॉपिक कर लेने के बाद पूरी तरह से सेक्शन 1 को हम लोग सेफ जोन में कर लेते हैं, उसी तरह भारतीय राज्य व्यवस्था में भी यदि 15-16 टॉपिक पे कवर कर लिया जाए तो 90% प्रश्न वहीं से बारंबार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे प्रश्नों का प्रारूप क्या है। परंपरागत जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। प्रश्नों की प्रवृत्ति, विश्लेषण और बदलाव क्या हो रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के प्रश्न को किस तरह से करंट से जोड़ा जा रहा है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे विविध में राजनीति में जाति की भूमिका और राजनीति का अपराधीकरण। दोस्तों, यदि भारतीय राज्य व्यवस्था के पैटर्न की बात किया जाए और परंपरागत प्रश्न की, तो एक बार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, यदि 63वीं बीपीएससी के पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को देखा जाए तो निम्न टॉपिक से प्रश्न आए हैं, जिसमें पहला है निर्वाचन आयोग, दूसरा वर्णनात्मक राजनीति तथा विकासात्मक राजनीति, तीसरा राजनीति में बढ़ते क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, चौथा संविधान तथा संविधानवाद और पांचवा केंद्र प्रायोजित योजनाएं एवं केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से आपको 3 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से लिखने होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से 3 प्रश्न और साइंस एंड टेक से 2 प्रश्न लिखने होते हैं। तो दोस्तों, इस 5 टॉपिक से प्रश्न आए थे 63वीं बीपीएससी में इंडियन पॉलिटी से, और यदि 60 से 62वीं बीपीएससी को देखा जाए तो वहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व व्यवहार में कितना लागू होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हिंदुत्व अवधारणा एवं धर्मनिरपेक्षवाद से प्रश्न आए थे। तीसरा भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह, चौथा राज्यपाल की शक्तियां तथा वर्तमान स्थिति बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ये सब टॉपिक को आप नोट डाउन भी करते चले दोस्तों, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए और इन सभी टॉपिकों पे आप अपना नोट्स तैयार कर सके। यदि दोस्तों 56वीं से 59वीं बीपीएससी को देखा जाए तो वहाँ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 को जोड़कर प्रश्न आए थे। फिर भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका पर प्रश्न आए थे।
न्यायिक पुनरीक्षण तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचा से प्रश्न आए थे। फिर केंद्र राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्र से प्रश्न आए थे। हम लोग प्रश्न को भी देखेंगे। पहले हम टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे, जिससे आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में आसानी हो। यदि हम 53वीं से 55वीं बीपीएससी को देखें तो वहाँ भी प्रश्न नीति निर्देशक तत्व, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य, राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध तथा भारतीय संघीय व्यवस्था से प्रश्न आए थे। यदि हम 48वीं से 52वीं बीपीएससी को देखें तो वहाँ स्थानीय सरकार की कार्यों की 1994 से अब तक की व्याख्या, भारतीय राजनीति में जाति एवं वर्ग की भूमिका, मिलीजुली राजनीति भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण और भारतीय संघीय व्यवस्था में रिसेंट ट्रेंड्स की व्याख्या से प्रश्न आए थे। दोस्तों, यदि हम 4 साल के प्रश्न को देखें तो सेलेक्टिव टॉपिक से भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न आते रहे हैं। तो दोस्तों, पॉलिटी में यदि देखें तो हम लोगों के लिए निम्न टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला, भारतीय संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन। दूसरा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, जिसमें वित्तीय संबंध, जीएसटी एवं 15वां वित्त आयोग के संदर्भ में, प्रशासनिक संबंध, नए राज्यों, छोटे राज्यों के मांग के संदर्भ में, मूल अधिकार आर्टिकल 21 के विशेष संदर्भ में जहां से प्रश्न आपके पूछे गए थे, और मूल अधिकार इस बार के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एनआरसी, एनपीआर, सीए के दृष्टिकोण से। फिर आपके लिए राष्ट्रपति कार्य एवं शक्तियां, निर्वाचन आयोग चुनौती एवं समाधान, संसदीय कार्य समिति कार्य एवं शक्तियां, लोक लेखा समिति के विशेष संदर्भ में, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्य एवं शक्ति, और इस बार के लिए अल्पसंख्यक आयोग भी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पंचायती राज, जहां से बीपीएससी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछते रहे हैं। राज्यसभा की प्रासंगिकता, गठबंधन की राजनीति और सांप्रदायिकता और राजनीति, और नीति आयोग वर्सेस योजना आयोग से प्रश्न यही 10-12 टॉपिक के इर्द गिर्द प्रश्न घूमते रहे हैं। दोस्तों, यदि हम प्रश्न पे नजर दें तो प्रश्न पूछे जाते रहे बीपीएससी में। आप एक प्रश्न को देखें यहां, तो पूछा गया था कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, चर्चा करें। इस ढंग से आपका प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा रहा है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो आपको मिलेगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। इस ढंग के प्रश्न इंडियन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। फिर यदि देखा जाए 63 के प्रश्न को, तो वहां पूछा गया था संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। तो इस ढंग के प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से जो हम टॉपिक बताएं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि हम भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या प्रश्न आ सकते हैं और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उस पर नजर डालें,
तो हो सकता है इस बार बीपीएससी पूछ दे कि इंटरनेट के माध्यम से वाक्य एवं अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है, इस आलोक में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए, जो चर्चा में रहा था। दूसरा क्वेश्चन जो चर्चा में था, जो बन सकता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी धर्मों के धार्मिक मामलों को अब एक साथ सुना जाएगा। न्यायालय का यह कदम धार्मिक विश्वास तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने में कितना कारगर होगा, उल्लेख करें। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। प्रोटेक्शन बिल भी चर्चा में था। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का प्रावधान क्या है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संसद में प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये सभी प्रश्नों को लिखते समय हम लोगों को ध्यान देना होगा कि चर्चा में क्यों रहा, फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के प्रावधान क्या है, बिल के विपक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क, और अंत में कंक्लूजन दे देंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना विकास से संबंधित मुद्दे, योजना एवं विकास की समस्याएं, पर्यावरण के मुद्दे जो विकास को प्रभावित करता है। फिर यदि हम विकास में देखें तो सतत या टिकाऊ विकास, निरंतर विकास, तीव्र विकास और जनसंख्यांकी, इसी के इर्द गिर्द प्रश्न घूमते रहे हैं। और करंट पे आपको पकड़ मजबूत करना होगा दोस्तों। पेपर 1 में जहां करंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वहीं पेपर 2 में करंट इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में बेरोजगारी, सतत विकास, जीएसटी मूल्यांकन, लघु कुटीर उद्योग, पीपीपी मॉडल, 3P मॉडल, विनिवेश, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बिहार में संभावना एवं चुनौती महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आर्थिक समीक्षा एवं बजट को जरूर पढ़कर जाना है, जहां से प्रश्न आते रहे हैं। वर्तमान भारत का कृषि परिदृश्य, चुनौतियां एवं समाधान, यहां से भी बराबर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। विश्व बाजार में संरक्षणवाद, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य, कृषि 2022, कृषि के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, माइक्रो लेबर प्लानिंग, जिला एवं ग्राम स्तर पर समावेशी विकास, ये सभी टॉपिक आपके इंडियन इकोनॉमी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यदि इन सभी टॉपिकों पे आप नोट्स बना लेते हैं और बारंबार इसी टॉपिक को रिवीजन करते हैं, तो 90% क्वेश्चन आपका इसी के इर्द गिर्द रहेगा। और करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से कर जाना है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था से करंट को जोड़कर देखें तो निम्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज मुद्रास्फीति की दौर से गुजर रही है। मुद्रास्फीति के कारणों का उल्लेख करते हुए इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें। इस ढंग से दोस्तों आपसे प्रश्न बीपीएससी पूछ सकता है। यदि पिछले प्रश्न पत्रों पर नजर डालें तो बीपीएससी ने पूछा था
कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। फिर आपका क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में कि भारत में गरीबों के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीब के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन उद्योग पे था कि भारत में प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से विशेष क्षेत्रों में ही स्थापित हो पाए हैं, इसके कारण की व्याख्या करें एवं भारत की प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। इस ढंग से इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आजकल मुद्रास्फीति जो चर्चा में रहा था, तो उससे क्यों ना प्रश्न यह बन सकता है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तेज मुद्रास्फीति की दौर से गुजर रही है। मुद्रास्फीति के कारणों का उल्लेख करते हुए इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है इंडियन इकोनॉमी में कि हाल ही में सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की है। बैंकों के विलय के कारणों एवं अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव की चर्चा करें। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब देते समय हम लोगों को निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, कि चर्चा में क्यों है, बैंकों के विलय के कारण क्या था और बैंकों के विलय के प्रभाव क्या पड़ेंगे, और अंत में कंक्लूजन। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था से इस ढंग से प्रश्न पूछे गए थे और क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा किए। नेक्स्ट है आपका भारत का भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, गरीबी और बेरोजगारी, मानसून, हिमालय की उत्पत्ति एवं महत्व, मिट्टी, वनस्पति एवं वन, बाढ़, सूखा, भूकंप तथा प्राकृतिक आपदा, कृषि की दशाएं एवं सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बिहार का पिछड़ापन एवं विकास की संभावनाएं, और औद्योगिक बिहार का क्षेत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम की संभावनाएं एवं बिहार का क्षेत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम। ये सभी टॉपिक बीपीएससी की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, यदि भारत के भूगोल के प्रश्न की बात करें और प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखें, तो यहां से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, भूगोल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मानसून, हिमालय की उत्पत्ति एवं महत्व, मिट्टी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी से प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो यदि इन सभी टॉपिकों को अच्छे से कर लिया जाए तो भारत का भूगोल से संबंधित टॉपिक की भी तैयारी आसानी से की जा सकती है। यदि कुछ और टॉपिक को देखा जाए तो इन सभी में हम लोग बिहार को भी ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे मिट्टी है, मिट्टी पढ़ते समय बिहार के मिट्टी का प्रादेशिक विभाजन को भी हम देखेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन, बाढ़ एवं सुरक्षा, इन सभी को भी देखते हुए चलना है और इन सभी पर भी छोटे छोटे नोट्स तैयार करते चलना है। तो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी से इन्हीं सभी टॉपिक से बारंबार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें शुष्क कृषि, चुनौतियां व समाधान, जैविक खेती, बेरोजगारी, कृषि संकट, कृषि का प्रादेशिक विभाजन, द्वितीय हरित क्रांति, आवश्यकता एवं चुनौतियां, कृषकों की स्थिति में सुधार हेतु सरकारी प्रयास,
इन सभी टॉपिकों से प्रश्न बारंबार पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी टॉपिकों पर हम लोगों को कमांड बनाना होगा। नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भारत के विकास एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये जो टॉपिक है दोस्तों वो पूरी तरह करंट अफेयर्स पर आधारित है। दूसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, ऊर्जा, समुद्री अनुसंधान, नैनो टेक्नोलॉजी एवं इसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, इसके अंतर्गत क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक्स, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व में प्रतिरक्षा में, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक उत्थान में क्या महत्व है, सूचना तकनीक, जैव विविधता एवं पर्यावरण में प्रदूषण एवं संरक्षण, और इन सभी को बिहार से जोड़ते चलना है और इस सभी में बिहार का योगदान क्या है, इन सभी को भी इग्नोर नहीं करना है। तो यदि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को देखा जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो निम्न प्रकार से पूछे गए हैं जो करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। पूछा गया था कि नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हमारे देश के विकास में किन प्रकार के सहायक हैं, विस्तार से समझाइए। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश की कुल ऊर्जा के क्षेत्र में सहायक है, चर्चा करें। नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट करें। इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति क्या है। एक से अधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट करें। भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता मिली है। इस ढंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, करंट पर आधारित होते हैं। तो साइंस एंड टेक को पढ़ते समय हम लोगों को निम्न खंड पर ध्यान देना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी करते चलें। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम लोगों को ध्यान देना है इसरो की भूमिका एवं उपलब्धियों, अंतरिक्ष प्रदूषण, अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास की रूपरेखा एवं अंतरिक्ष बाजार में उभरता भारत। इस ढंग से हम लोगों को टॉपिक को उपखंडों में बांटकर पढ़ना है। यदि प्रतिरक्षा को देखा जाए तो इसमें भारत जो है प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां किया है डीआरडीओ के संबंध में। दूसरा कि हिंद महासागर में भारत के लिए उत्पन्न चुनौती एवं भारत द्वारा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में उठाए जा रहे कदम पर हम लोगों को नोट्स बना लेना है। यदि ऊर्जा को देखा जाए तो इसके अंदर निम्न उपखंडों पर ध्यान देना है। ऊर्जा संकट, चुनौती, समाधान एवं सरकारी प्रयास भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में। जो भी क्वेश्चन, जो भी नोट्स तैयार करना है उसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य को जरूर जोड़ना है, बिहार के महत्व को जरूर दिखाना है। नवीकरणीय ऊर्जा, चुनौती, समाधान, उपलब्धता व सरकारी प्रयास। परंपरागत ऊर्जा, चुनौती, समाधान, सरकारी प्रयास। नाभिकीय ऊर्जा जिसमें अभिशाप या वरदान। सौर ऊर्जा, ऊर्जा संकट को दूर करने का एकमात्र विकल्प, परीक्षण कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपसे प्रतिरक्षा से, ऊर्जा से पूछे जा सकते हैं। यदि जैव प्रौद्योगिकी के उपखंड को देखें तो इसमें जैविक कृषि, खाद्य संकट को दूर करने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका, स्वास्थ्य समस्या को दूर करने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका, जैसे उपखंडों को हम तैयार कर सकते हैं। यदि सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य पर ध्यान दें तो इसके अंतर्गत निम्न उपखंडों
से संबंधित नोट्स हम लोग तैयार कर सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर के बाजार में उभरता भारत, जिससे प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन यहाँ से सॉफ्टवेयर से संबंधित आ चुका है। न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि के निर्माण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोबोटिक्स, नैनो तकनीक, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों को इन सभी टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स बना लेना है। फिर यदि पर्यावरण पे बात करें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके अंतर्गत निम्न उपखंड है प्रदूषण, जिसमें मुख्यतः वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे टॉपिक को कवर करना है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आपदा प्रबंधन, शहरीकरण, समस्या व समाधान, जल संकट व प्रबंधन, कचरा प्रबंधन और कोविड-19 जो चर्चा में है, इन सारी टॉपिकों को हम लोगों को क्या करना है, देखना है और इससे संबंधित नोट्स को हम लोगों को तैयार कर लेना है। दोस्तों, यदि करंट पे साइंस एंड टेक से संबंधित प्रश्न को देखा जाए तो मिशन गगनयान जो चर्चा में रहा, उससे किस ढंग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। आपको दे देगा कि मिशन गगनयान का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके समझ आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करें। इस ढंग के प्रश्न आपसे साइंस एंड टेक से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इंडियन पॉलिटी के प्रश्न में हम बताएं कि प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपको अध्यादेश कानून जो चर्चा में रहा था उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो खनिज कानून चर्चा में रहा था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खनिज कानून अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। यह अध्यादेश किस प्रकार से कोयला क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोलेगा, चर्चा कीजिए। तो इन सभी टॉपिकों को पढ़ते समय पहले यह ध्यान देना होगा कि चर्चा में क्यों है, फिर इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका मुख्य भाग, कोयला क्षेत्र की अभी तक की स्थिति क्या है, कोयला क्षेत्र पर अध्यादेश का प्रभाव क्या रहा और अंत में निष्कर्ष। इस ढंग से हम लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है जो चर्चा में था कि भारत में दावानल फॉरेस्ट फायर के कारणों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करें कि यह जलवायु परिवर्तन की समस्या को और विकराल रूप देने में किस प्रकार से उत्तरदायी है। इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। फिर आपसे प्रश्न जो बन सकते हैं वो है कि इंटरनेट के माध्यम से वाक्य एवं अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है, इस आलोक में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। ये सभी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। और इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स को जोड़ते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है, जिससे लास्ट में करंट अफेयर्स एक बोझ न बन पाए। तो दोस्तों, हम लोग सिलेबस पे चर्चा कर लिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है, किस ढंग के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने आपको बताया। और अंत में आपको कुछ हम मुख्य परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते ही विद्यार्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसी कारण दोस्तों वो सोचते हैं कि उसे मुख्य परीक्षा के लिए अधिक से अधिक मटेरियल जुटानी चाहिए, अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा सोचना गलत है। दोस्तों, स्टूडेंट्स को अपने विषय पर
बहुत अधिक मटेरियल जुटाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि यदि किसी भी विषय पर आपके पास किसी अच्छे लेखक की कोई अच्छी पुस्तक है, तब इस बात से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है दोस्तों कि आप कितने अधिक लेखकों की पुस्तकें पढ़ते हैं। आपको यह मानकर चलना चाहिए दोस्तों कि प्रत्येक पुस्तक में जो आधारभूत जानकारी दी हुई होती है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। उसकी व्याख्या एवं शैली में अंतर अवश्य होता है। यदि आप बहुत अधिक पुस्तकें, अलग अलग नोट्स तथा अलग अलग मटेरियल के चक्कर में पढ़ेंगे, तब पाएंगे कि आपकी जानकारी जो है वो बिखरने लगी है। किसी भी विषय के बारे में दोस्तों जो स्पष्ट और ठोस ज्ञान होना चाहिए वह आपके पास नहीं हो पा रहा है। इसका मूल कारण दोस्तों आपका भटकना है। इसलिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप किसी भी एक अच्छे लेखक की पुस्तक को अपने अध्ययन का आधार बनाएं, और यदि आप अन्य लेखकों की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें जरूर, लेकिन उनसे भ्रमित न हो। दोस्तों दूसरी बात यह भी देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी एक टॉपिक पर विशेषज्ञता प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। यह भी सही नहीं है दोस्तों। आपका जो पाठ्यक्रम है इतना विस्तृत होता है कि हर टॉपिक पर विशेषज्ञता प्राप्त करना एक तो संभव ही नहीं है, और यदि संभव हो भी जाता है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आपसे केवल दोस्तों यह अपेक्षा की जाती है कि जो टॉपिक परीक्षा में पूछा गया है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, बस इतना ही पर्याप्त है। लेकिन जब आप विशेषज्ञ बन जाते हैं तब उसका उत्तर लिखते समय आपके सामने संकट उठ खड़ा होता है कि आप क्या लिखें और क्या छोड़ें। इसलिए दोस्तों आप एक एक टॉपिक पर मास्टर बनने की कोशिश न करें। दोस्तों आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस विषय की सारी जानकारी आपके पास हो। उस टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, इसकी जानकारी आपके पास हो। साथ ही उस टॉपिक के बारे में आपके पास समीक्षात्मक ज्ञान भी हो। सच तो यह है दोस्तों कि मुख्य परीक्षा में यह नहीं जांचा जाता है कि विषय के बारे में आपको कितनी जानकारी है, बल्कि यह देखा जाता है कि किसी भी विषय को ठीक से विश्लेषित करने की क्षमता आप में कितनी है। तो दोस्तों तीसरी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अलग हटकर पढ़ने का शौक है तो आप अपने उस शौक को दबाए नहीं। दोस्तों आपका यह ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में और यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा में भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन आप इस शौक को ही अपनी परीक्षा का आधार न बना दें। यह मानकर न चले दोस्तों कि अधिक से अधिक तथा विभिन्न पुस्तकें पढ़ने से आपको बहुत अधिक अंक प्राप्त हो जाएंगे। चौथी बात दोस्तों, किसी भी विषय के पाठ्यक्रम को, सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और उसके एक एक बिंदु के आधार पर किताबें तथा अन्य सामग्री इकट्ठा करें। यदि आपको यह पता चलता है कि अमुक बिंदु के बारे में अमुक पुस्तक में अच्छी सामग्री है, तब उसकी फोटोकॉपी करा लें। हो सकता है कि कोई विशेष टॉपिक किसी पुस्तक में बहुत अच्छी तरह दिया गया हो, लेकिन इसका अर्थ यह न लगाएं कि उस पुस्तक के अन्य टॉपिक भी उतने ही अच्छे होंगे। इसलिए दोस्तों मटेरियल इकट्ठी करने के बाद पाठ्यक्रम के अनुसार ही उसका अध्ययन करें। किसी भी विषय का अध्ययन 20 से न करके स्टार्टिंग से करें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क में उस विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जमता चला जाएगा। इससे जहां विषय को समझने में आसानी होगी वहीं बाद में भटकने की आशंका भी कम हो जाएगी। दोस्तों कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनका निरंतर अध्ययन किए जाने की जरूरत होती है, जैसे अर्थशास्त्र, भारतीय राज्य व्यवस्था आदि। ऐसे ही विषय हैं जिस पर करंट अफेयर्स पर आपकी पूरी पकड़ हो। संबंधित विषय के बारे में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है, वैसे ही आपको वह घटना समीक्षात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी कॉपी में नोट कर लेनी चाहिए।
इसका परीक्षक पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस में आप आलस मत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों हम अपना नेक्स्ट वीडियो हर एक टॉपिक पे लाएंगे कि पेपर 1 में भारतीय इतिहास एवं कला एवं संस्कृति का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। एक एक टॉपिक पे और उसके एक एक सब टॉपिक पे बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे। उससे संबंधित करंट अफेयर्स को भी हम कवर करवाएंगे और एग्ज़ाम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हम लोग देंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी समाहित रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को, जो आपका चैनल है, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।